संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के 24 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। ये पूरा संबोधन महिला आरक्षण बिल पर केंद्रित रहा। पीएम की बड़ी बातों को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा नारी शक्ति की लड़ाई जो कल संसद में चल रही थी आज कैसे सड़क पर आ गई। मित्रों, कल तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था और सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था, लेकिन महिला आरक्षण बिल गिराए जाने के बाद आज सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है और विपक्ष जवाब दे रहा है, या समझिए सफाई दे रहा है। आज आप जानेंगे देश की आधी आबादी किसके साथ है और किसके खिलाफ है, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें एक बार फिर सुननी चाहिए। जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री आज इसी तस्वीर की चर्चा कर रहे थे। कल जब बिल गिर गया तो विपक्ष के सांसद मेज पीट रहे थे। आज पीएम ने इसे नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट बताया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती। मित्रों, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बिल पास न होने के लिए क्षमा मांगते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने दलहित को देशहित से बड़ा माना, इसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब कुछ लोगों के लिए दलहित सब कुछ हो जाता है, दलहित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। और मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। नीरज, ये तो तय है कि बीजेपी इस पूरे मामले को अब सड़क तक लेकर जाने की तैयारी में है। इलेक्शंस नजदीक है, कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये? निश्चित रूप में राहुल, मैं जैसा कि पहले ही बता रहा था कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी जमीन का मुद्दा बनाना चाहती है और ये घर घर तक ले जाएगी और आज इसके इरादे साफ हो गए। कल से ही आप देखिए, गृह मंत्री जब अमित शाह ने एक अपना ट्वीट किया और उसके बाद आज बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और उनके भाषण से साफ हो गया है कि इस पूरे मामले को देश हित से वो जोड़ रहे हैं और देश हित के दल हित से ज़्यादा देश हित होता है। और लेकिन विपक्ष के सभी दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो या टीएमसी हो, सबको परिवारवादी पार्टियां और परिवार से जोड़कर उन्होंने आरोप लगाए। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत आगे ले जाने वाली है।
इस चुनावों में इसका सबसे ज़बरदस्त प्रहार करने वाली है और ये बताने वाली है कि दरअसल विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। उनकी लाख कोशिश थी लेकिन महिलाओं का साथ उन्होंने नहीं दिया। वैसे राहुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कल देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा दिन था। अगर विपक्ष के लोग चाहते किंतु परंतु को निकाल दिया जाए तो सब दलों के लिए एक मौका था कि आधी आबादी को एक बड़ा तोहफा दिया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे अपनी राजनीति यहाँ पर यह भी है कि जब ये मुद्दा चुनाव में पहुंचेगा और चुनाव इस वक्त जिन राज्यों में हो रहा है, देखिए विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को सामने रखेंगी। सुबह से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे, चुनाव के वो तमाम बड़े मुद्दे जो अभी तक चल रहे थे, क्या इस मुद्दे के रहते पीछे रह पाएंगे? क्या ये मुद्दा उनसे आगे जा पाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को मजबूती से रखेंगे। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। चुनाव में कोई एक मुद्दा ही पूरे चुनाव का वो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड नहीं होता, बल्कि चुनाव में कई मुद्दों के साथ चलते हैं और हर क्षेत्र के अपने अलग मुद्दे होते हैं। निश्चित रूप में एक बड़ा मुद्दा है, व्यापक मुद्दा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मुद्दे पर बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का चुनाव बचा है, इसमें स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से रखती है और विपक्षी दल भी इसका किस तरह से काउंटर करते हैं। तो ये अभी आगे आने वाले 1-2 दिन में और दिलचस्प होने वाला है। नीरज, आप पहुंच रहे हैं थोड़े दिनों में उस ग्राउंड पर, उस बैटल ग्राउंड पर, उस चुनावी राज्यों में। आपसे अपडेट लेंगे और आपसे समझेंगे कि इस मुद्दे का वहां पर कितना असर हो रहा है। अब फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। अपने संबोधन के आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि आधी आबादी को मजबूत करने का संकल्प पूरा करेंगे, हमारा संकल्प अडिग है। मित्रों, बीजेपी अपने इस मजबूत संकल्प को घर घर लेकर जा रही है। अब आपको जानना चाहिए कि आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह बीजेपी विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस को घेर रही है, विपक्ष को आधी आबादी का अपराधी साबित कर रही है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिल पास नहीं होने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मार्च के दौरान केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से बीजेपी के सांसद, कई लोग इसमें मौजूद थे और उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सड़कों पर प्रदर्शन आंध्र प्रदेश में भी हुआ। विपक्ष ने भले ही बिल को दक्षिण के हितों पर चोट बताया, लेकिन दक्षिण के दिग्गज नेता चंद्रबाबू नायडू इससे सहमत नहीं है। उन्होंने बिल पास न होने पर ईस्ट गोदावरी जिले में सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। सड़कों पर उतरने के अलावा बीजेपी ने सोशल मीडिया के जरिए भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए उस पर वांटेड लिखा। बीजेपी की तरफ से यह भी लिखा गया कि राहुल गांधी नारी सशक्तिकरण पर भ्रम फैलाने और दोहरी राजनीति करने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं। दिल्ली बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया। इसमें राहुल के अलावा विपक्ष के कुछ और प्रमुख चेहरों की तस्वीरों के साथ धोखेबाज लिखा गया। बीजेपी ने इस पोस्ट में यह भी लिखा कि देश की आधी आबादी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी ये काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है। कभी वो कहते परिसीमन नहीं चाहिए, कभी कहते 543 पे करो। कल जो कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जो जश्न मना रहे थे ना, जिसने मेज थपथपाई है कल, एक एक का चेहरा याद रखेगा ये देश। ये विपक्ष जो हर चीज पर बटा हुआ होता है, ये एकजुट सिर्फ एक ही विषय पर हुआ कि महिला को इस देश में आरक्षण नहीं देना है। जनता के सामने उनकी काली करतूतों को हम एक्सपोज करेंगे कि क्या ममता जी, क्या कांग्रेस पार्टी या बाकी ये दिल से महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं। मित्रों, दिल्ली और देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन के अलावा बीजेपी ने इसे बंगाल चुनाव का भी मुद्दा बनाया है। आज पश्चिम बंगाल की अपनी रैलियों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया
कि विपक्ष ने आधी आबादी का अपमान किया। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है। डीएनए मित्रों, राजनीति में नैरेटिव का बहुत महत्व है। अमेरिका के विद्वान नोम चॉम्स्की के मुताबिक जो नैरेटिव को नियंत्रित करता है वो राजनीति को नियंत्रित करता है। नैरेटिव की यही लड़ाई इस समय महिला आरक्षण बिल को लेकर के चल रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस अब यह नैरेटिव बनाने पर है कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया, विपक्ष ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में रोड़ा अटकाया। बीजेपी महिलाओं को बताना चाहती है कि इंडिया गठबंधन ने उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इसे रोक दिया। डीएनए मित्रों, कांग्रेस को भी पता है बीजेपी महिला आरक्षण बिल गिराने को लेकर विपक्ष के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी। ये अभियान आक्रामक होगा। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता भी बीजेपी के नैरेटिव को काउंटर करने में लगे हुए हैं। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने महिला आरक्षण पर आक्रामक रुख अपनाया है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में पेश कर रहा है। सरकार को जवाब देने के लिए आज कांग्रेस के नेता भी सामने आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को थोपने की कोशिश की। कांग्रेस बार बार याद दिला रही है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था तो सभी दलों ने उसका समर्थन किया था। महिलाओं से विश्वासघात के आरोप से बचने के लिए कांग्रेस 2023 का कानून तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, और कैसे करें? महिलाओं का इस्तेमाल करके। सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए, उसको अभी लागू करिए। दिल्ली में प्रियंका गांधी 2023 का कानून याद दिला रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु में इस बिल को राज्यों की ताकत कम करने की साजिश बता रहे थे। Behind the bill, the women's bill yesterday was the delimitation. And what was the idea? The idea was to reduce Tamil Nadu's representation in the Union of India, to weaken the strength of southern states, to weaken the strength. कांग्रेस बार बार यह दावा कर रही है कि यह बिल महिलाओं के हित में नहीं था। यह बिल देश के राजनीतिक ढांचे को बदलने का प्रयास था। डीएनए मित्रों, पक्ष और विपक्ष दोनों खुद को महिला समर्थक बताने में लगे हैं और एक दूसरे को महिला विरोधी साबित करने में जुटे हैं। इसकी वजह यह है कि आज भारत की राजनीति में महिला वोटर केवल मतदाता नहीं है, बल्कि गेम चेंजर बन चुकी है। विधानसभा से लेकर लोकसभा के चुनाव तक महिलाएं अब जीत हार तय करती हैं। मित्रों, 1960 के दशक में महिला मतदाता कम संख्या में वोट डालती थी। पुरुषों और महिला वोटरों के बीच लगभग 11% का अंतर था। लेकिन पिछले दो चुनाव यानी 2019 और 2024 में मतदान के मामले में महिलाएं आगे निकल गई। 2024 में पुरुषों का मतदान प्रतिशत जहां 65.55% था, वहीं महिलाओं का जो प्रतिशत था वो लगभग 66% था। महिलाओं के इसी महत्व को देखते हुए महिला केंद्रित योजनाएं अब हर पार्टी की प्राथमिकता बन गई है। कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं ने पूरे चुनाव को बदल दिया है। लेकिन इसके बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये बनी हुई है कि भारत में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मौजूदा लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी केवल 14% है, जबकि विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व केवल 9% है। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। महिलाओं के वोट को तो महत्वपूर्ण मान लिया गया, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को भी अहम मानना उतना ही जरूरी है। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। संसद में विधेयक गिरने के बाद अब सड़क पर उतरकर परसेप्शन बनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। मित्रों, परसेप्शन बनाने की एक और मुहिम देश में चल रही है।
इस मुहिम के सूत्रधार वो लोग हैं जो कर्म नहीं धर्म देखते हैं। हाँ, ये सूत्रधार धर्म देखकर तय करते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये धर्म देखकर अपराधी को मासूम, बेगुनाह और यहां तक कि पीड़ित भी बता देते हैं। इनके पास धर्म का वो डिटर्जेंट है जो रेप, धर्मांतरण और आतंकी हिंसा के आरोपियों को भी मासूम बना देता है। इसलिए आज हम अपराधियों से मजहबी भाईचारा निभाने वाली सोच की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि कानून के सामने सब समान हैं। ये लोकतंत्र की नींव है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र की इसी नींव को कट्टरपंथ वाला वायरस कमजोर कर रहा है। मित्रों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील विधायक और सांसद रह चुके हैं। आजकल महाराष्ट्र एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूर्व विधायक और सांसद इम्तियाज जलील साहब कहते हैं और ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश में कानून सबको एक नजर से देखता है, लेकिन उन्हें एक खास तरीके की राजनीति करनी है, एक खास वर्ग का वोट लेना है। इसलिए जिसे कानूनी आरोपी बताता है कानून, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इम्तियाज उसका बचाव भी करते हैं। मित्रों, सुनिए इम्तियाज ने अब किसका बचाव किया है। 180 कहां से लेके आ गए। मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आता है, अरे एमआईएम का नाम आ गया है, चला दो 8 की जगह 180 चला दो। लगा दिए 180, पूरे चैनल उसके ऊपर 180 महिलाओं के वीडियोस पाए गए करके। 8 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, जिसमें से 6 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ताना था बच्चियों के साथ, और 2 के साथ उसके रिलेशनशिप थे, जिसके कुछ वीडियोस उन्हें मिले हैं। पूरे के पूरे जितने भी ये फालतू इनके कीड़े हैं ना, ये पूरे जाग जाएंगे। कल है तो गाड़ियां भर भर के वहां पे चले जाएंगे, लव जिहाद हो गया है करके। डीएनए मित्रों, यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा नहीं है, ये महिलाओं के सम्मान के चीरहरण का घृणित अपराध है। ये एक दुर्दांत अपराधी को बचाने का नैतिक पाप है। ये बहुत घिनौनी सोच है, बहुत गंभीर मुद्दा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धर्म देखकर एक जघन्य अपराध के आरोपी को बचाया जा रहा है। अपने आक्रोश को मित्रों नियंत्रित कीजिए और उस आरोपी के बारे में सुनिए जिसे बचाने के लिए इम्तियाज शब्दों का सर्कस चला रहे हैं। 19 साल के अयान अहमद को पुलिस ने अमरावती जिले के परतवाड़ा में गिरफ्तार किया। इसी अयान अहमद को बचाने के लिए इम्तियाज अली 180 से 8 से 6 और 2 की आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। अयान अहमद पर पॉस्को और बीएनएस 294 के तहत केस दर्ज किए गए। आरोप है कि अयान ने 180 से ज्यादा मासूम लड़कियों का यौन शोषण किया। इनमें से कुछ लड़कियां नाबालिग थीं। इस घृणित अपराधी ने लड़कियों की 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। पुलिस ने इसके साथी उजैर खान को गिरफ्तार किया है। जानते हैं जो पीड़ित लड़कियां हैं उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। सोचिए, लड़कियों की मर्यादा को तार तार करने वाले यौन शोषण के आरोपी की कितनी निर्लज्जता से बचाव किया जा रहा है। इम्तियाज जलील है ये। सोचिए, विधायक सांसद रहे हैं। दुष्कर्म के आरोपी के पाप को कम दिखाने के लिए निर्लज्जता से इम्तियाज कह रहे हैं कि पीड़ितों की संख्या 180 नहीं 8 है और उनमें से 6 तो उसकी दोस्त थी, पीड़ित तो सिर्फ 2। ये मित्रों, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता है। भारतीय संस्कृति स्त्रियों के सम्मान को सर्वोच्च स्थान पर रखती है, लेकिन इसी देश में, इसी जमीन पर इम्तियाज और उनकी जैसी सोच वाले लोग भी रहते हैं जो महिलाओं के सम्मान को तार तार करने वाले आरोपी से मजहबी भाईचारा निभाते हैं, उसके लिए शाब्दिक कवच तैयार करते हैं। ऐसी सोच पर एक आम आदमी क्या कहेगा? यही कहेगा धिक्कार है। लेकिन इम्तियाज को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक दिखाई देता है, अपनी राजनीति दिखाई देती है। जानते हैं, इम्तियाज ने आरोपी का नाम पढ़ा होगा अयान अहमद। नाम पढ़ते ही उनके दिमाग में बैठा कट्टरपंथ का वायरस एक्टिव हुआ होगा और बचाव में तर्क गढ़ लिए होंगे। वैसे उन्हें तर्क गढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये रेडीमेड तर्क उनके और उनके मजहबी भाईचारा क्लब के सदस्यों के दिमाग में पहले से ही फीड है। जानते हैं, आरोपी अयान अहमद का एक और कनेक्शन है इम्तियाज जलील से। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अयान एआईएमआईएम से जुड़ा रहा है। जिस पार्टी की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष इम्तियाज हैं, उसी पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में 180 मासूम लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला अयान काम किया करता था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का अयान ने पार्टी से जुड़ी कई पोस्ट और तस्वीरें भी शेयर की हैं। अब समझिए, एक तो आरोपी का नाम अयान अहमद है, दूसरा वो एआईएमआईएम से जुड़ा था। इसलिए इम्तियाज आंकड़ों का चक्रव्यूह तैयार कर उसका बचाव कर रहे हैं। मित्रों, समझिए ये केस कितना गंभीर है। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एसआईटी में 10 पुलिस अधिकारी और 36 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस को आशंका है ये नेटवर्क बहुत बड़ा था
इसके तार लव जिहाद सिंडिकेट से भी जुड़े हो सकते हैं। सोचिए अपराध का यह नेटवर्क कितना बड़ा था, जिसकी जांच के लिए 46 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई। उस आपराधिक नेटवर्क के सरगना के बचाव में इम्तियाज शब्दों का कवच बना रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम अयान अहमद है। इसके गैंग के दूसरे आरोपी भी अब पुलिस की रडार पर हैं। मित्रों, इम्तियाज सड़क छाप आदमी नहीं है, विधायक सांसद रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों की सोच भी अगर कट्टरपंथ के वायरस से संक्रमित है तो कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में क्या ही कहा जाए। इम्तियाज सिर्फ अयान अहमद से ही मजहबी भाईचारा नहीं निभा रहे। आप मेरी बाईं तरफ इम्तियाज की सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं। ये पोस्ट आज ही दोपहर 1:11 पर की गई। इस पोस्ट में इम्तियाज ने नासिक में कॉर्पोरेट धर्मांतरण नेटवर्क की आरोपी निदा खान का भी बचाव किया। अपनी पोस्ट में इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि निदा खान के परिवार को असहनीय पीड़ा, व्यथा और भय का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन उनके खिलाफ तरह तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। ये सब मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ। मीडिया एक साधारण पृष्ठभूमि की लड़की को देश की सबसे बड़ी खलनायिका बनाने में आनंद ले रहा है। यानी मित्रों, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा था, न्याय वो है जिसमें हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही व्यवहार मिले, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन इम्तियाज जलील और उनकी जैसी सोच वाले लोगों के लिए न्याय की परिभाषा बदल जाती है। उनके लिए न्याय वही है जो धर्म देखकर मिले। सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो इम्तियाज कहते कि रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपी अयान को कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। कहते कि धर्मांतरण के पाप में शामिल निदा खान को सजा होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि निदा का परिवार बहुत परेशान है। निदा तो साधारण परिवार की लड़की है। मजहबी भाईचारा निभाने वाले नेटवर्क में देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के कई कथित ध्वजवाहक भी शामिल हैं। मित्रों, मेरी बाईं तरफ आप एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं। हम इनका नाम नहीं लेंगे। ये फैक्ट चेक, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के स्वघोषित पुरोधा हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट में कहा है कि कॉर्पोरेट धर्मांतरण नेटवर्क में शामिल निदा खान बीपीओ में एचआर नहीं थी। ठीक है, मान लेते हैं वो एचआर नहीं थी, लेकिन क्या इससे उसका अपराध कम हो जाता है? क्या इससे उसे निर्दोष होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन धर्म देखकर बेगुनाही का सर्टिफिकेट जारी करने वाले गैंग को मौका जरूर मिल जाता है। मित्रों, हुआ ये कि जिम्मेदार कंपनी ने साफ किया कि निदा खान एचआर विभाग में काम नहीं करती थी। वो नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार नहीं थी। ठीक है, लेकिन निदा खान पर नियुक्तियों में धांधली का आरोप नहीं लगा है। उस पर आरोप है कि धर्मांतरण कराया है उसने। धर्मांतरण के कॉर्पोरेट नेटवर्क में शामिल होने का आरोप है उस पर। इसलिए अगर वो एचआर विभाग में काम नहीं भी करती तो उसका अपराध कम नहीं हो जाता। हाँ, इम्तियाज जलील और स्वयंभू फैक्ट चेकर्स ने इसी नुक्ते के बहाने जरूर मजहबी भाईचारा वाले खास नजरिए से उसे बेगुनाह बताने की कोशिश जरूर की। मित्रों, कॉर्पोरेट धर्मांतरण का यह केस हेराफेरी या घोटाले का छोटा केस नहीं है। ये कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझने के लिए आज हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान जरूर सुनना चाहिए। गौर से सुनिए सीएम ने इस मुद्दे पर क्या कहा। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। सुना आपने, मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कॉर्पोरेट धर्मांतरण नेटवर्क गंभीर मामला है। मॉड्यूल के तहत यानी सोच समझकर प्लानिंग कर धर्मांतरण कराया जा रहा था। कॉर्पोरेट धर्मांतरण नेटवर्क के तार कहां तक है इसकी जांच हो रही है और इस जांच में केंद्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जाएगी। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आशंका है कि कॉर्पोरेट धर्मांतरण नेटवर्क की ब्रांच दूसरे शहरों और देश के दूसरे राज्यों में हो सकती है। इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेने की बात वो कह रहे हैं। सोचिए, इतने गंभीर केस में अभी जब जांच चल रही हो तो कट्टरपंथी वायरस से संक्रमित इम्तियाज और स्वयंभू फैक्ट चेकर कह रहे हैं कि निदा खान एचआर नहीं थी। कुल मिलाकर वो बेकसूर है। क्यों बेकसूर है? क्योंकि उसका नाम निदा खान है। मित्रों, ब्रिटेन के दार्शनिक बर्ट्रेड रसेल ने कहा है कि धर्म अच्छे लोगों को अच्छा बनाता है और बुरे लोगों को बुरा। इम्तियाज और स्वयंभू फैक्ट चेकर और उनकी मंडली के लोगों के लिए ये बात 100% सही है। जो सोच मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करने वालों, धर्मांतरण का पाप करने वालों को अपराधी नहीं मानती, वो सोच ही नहीं, व्यक्ति के तौर पर भी बुरे ही। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब धर्म देखकर किसी घृणित अपराधी का बचाव किया जा रहा है, बल्कि पहले भी इस तरीके से हो चुका है। 1993 के मुंबई बम धमाके के दोषी याकूब मेमन को
2015 में जब फांसी की सजा हुई तो एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा था कि सरकार धर्म को आधार बनाकर मेमन को फांसी पर लटका रही है। 2019 में आतंक के केस से जुड़े कुछ अपराधियों के बरी होने पर ओवैसी ने कहा था कि आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यवस्थित भेदभाव है। इसी साल उत्तर प्रदेश में पुलिस ने धर्मांतरण से इनकार करने पर लड़की को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया तो एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली ने इस एनकाउंटर को धर्म से जोड़ दिया। मित्रों, मई 2025 में जब 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली तो जमीयत उलेमा हिंद के नेता उनके साथ जश्न मनाते और उन्हें मिठाई खिलाते दिखाई दिए। 2006 मुंबई लोकल ब्लास्ट में 187 निर्दोष लोगों की जान गई थी। अपराधियों का धर्म देखकर उन्हें निर्दोष बताने की लिस्ट लंबी है, उसमें कई नाम शामिल हैं। हमने समय की पाबंदी के कारण कुछ ही नाम शेयर किए हैं। मित्रों, ऐसी सोच वालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अंदर ही अंदर देश के ताने बाने को कमजोर कर रहे हैं। देश को कमजोर करने की साजिश करने वाले 4 ऐसे ही संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये संदिग्ध आतंकी हिंसा की साजिश रच रहे थे। इन्हें महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में पता चला है ये गजवाए हिंद जैसी साजिश में शामिल थे। 2 आरोपी धमाके के लिए रिमोट कंट्रोल आईईडी बनाने की साजिश कर रहे थे। मित्रों, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर साजिश नाकाम कर दी है, लेकिन हो सकता है कल फिर मजहबी भाईचारा क्लब का कोई सदस्य धर्म देखकर, नाम पढ़कर इन्हें बेगुनाह बता दे और कह दे ये गजवाए हिंद की साजिश नहीं रच रहे थे, ये तो धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, देश को मजहब के नाम पर बांटने वाले वायरस के बाद अब हम देश को खोखला करने वाले वायरस का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये वायरस है भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का। ये वायरस हमारे देश के कुछ सरकारी दफ्तरों से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते थे कि जिस तरह ये जानना असंभव है कि पानी में तैरती मछली कब पानी पी रही है, ठीक उसी तरह ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि कुछ सरकारी अधिकारी कब और कैसे जनता का धन अपनी जेब में भर रहे हैं। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन आज भी आम आदमी यही सोचता है कि सरकारी दफ्तरों में बिना सेवा पानी के कोई काम नहीं हो सकता। यहां सवाल उठता है, ब्यूरोक्रेसी में रिश्वतखोरी का यह वायरस आता कहां से? कुर्सी पर बैठने से पहले शपथ लेने वाले अधिकारी कुर्सी पर बैठते ही रिश्वत क्यों लेने लग जाते हैं? मित्रों, आपको आज ये जानना चाहिए कि हमारे सिस्टम में इस वायरस की जड़ें कितनी गहरी हैं। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि रिश्वतखोरी का ये वायरस हमारे देश को कैसे खोखला कर रहा है। लेकिन सबसे पहले राजस्थान का एक घूसकांड आपको देखना चाहिए। मित्रों, अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो राजस्थान के करौली जिले की है। नदौती में तैनात एसडीएम साहिबा का ये दफ्तर है, जिन्होंने मात्र 6 महीने पहले ही पदभार संभाला था। एसडीएम ऑफिस में ही सामने टेबल पर नोटों की गड्ढियां रखी हुई हैं। आरोप है ये रिश्वत के पैसे हैं जो एसडीएम साहिबा ने मांगे थे। आरोप के मुताबिक एसडीएम साहिबा ने जमीन बंटवारे के मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे। 60,000 रुपए में डील डन हो गई, लेकिन रिश्वत देने वाले व्यक्ति ने पैसे देने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत कर दी। शिकायत की जांच के लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम एसडीएम दफ्तर पहुंची तो एसडीएम साहिबा के वरिष्ठ सहायक के बैग से 60,000 रुपए की रिश्वत राशि के अलावा करीब 4 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। डीएनए मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे ये तो हर सरकारी दफ्तर का हाल है, लेकिन रिश्वतखोरी की यह घटना बताती है कैसे कुर्सी मिलने के बाद सारी नैतिकता रफू चक्कर हो जाती है। वो कहते हैं ना, ईमानदार वही है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। राजस्थान के नादौती उपखंड की एसडीएम काजल मीणा ने एक बार फिर इस कहावत को सही साबित कर दिया। कुर्सी मिलने से पहले काजल मीणा नैतिकता का कैसा पाठ पढ़ाया करती थी, आपको आज ये देखना चाहिए। कुर्सी मिलने से पहले काजल मीणा के अंतर्मन में अपार सेवा भाव था, लेकिन न जाने कुर्सी मिलने के बाद वो अपना ही कथन कैसे भूल गए। क्या सिस्टम इतना ताकतवर है कि ईमानदारी को कुचल देता है, या फिर व्यक्तिगत लालच कुर्सी मिलने के बाद ही बाहर आता है? ये सवाल आज इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि काजल मीणा कोई आम अधिकारी नहीं है, इनकी प्रोफाइल काफी हैवी है। काजल मीणा आरएएस 2024 बैच की एसटी कैटेगरी स्टेट टॉपर है। उन्होंने आईआईटी मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मल्टीनेशनल टेक कंपनी में भारी भरकम पैकेज की जॉब छोड़कर उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। देश सेवा के सपने के साथ ट्रेनिंग के दौरान टोंक में असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनिंग रही, फिर प्रतापगढ़ के सुहागपुर में एसडीएम का पद संभाला। नादौती उनकी पहली फुल फ्लेजेड एसडीएम पोस्टिंग थी, लेकिन स्वतंत्र एसडीएम का पद मिलने के सिर्फ 6 महीने बाद ही उनकी नैतिकता ने जवाब दे दिया। काजल मीणा ने कार्यभार संभालने से पहले संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली थी।
बिना किसी डर, पक्षपात या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के साथ न्याय करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली थी। लेकिन स्वतंत्र एसडीएम का पद मिलने के महज 6 महीने बाद ही वो शपथ भूलकर रिश्वत लेने लगे और आज RAS 2024 की स्टेट टॉपर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। काजल मीणा का रिश्वतखोरी कांड इस बात का सबूत है कि भले ही मेरिट से कुर्सी मिल सकती है, लेकिन ईमानदारी से ही कुर्सी टिकती है। मित्रों, रिश्वतखोरी की यह घटना हमारे देश में अपवाद नहीं है, आम बात है। विभिन्न सरकारी रिपोर्ट्स, NCRB डेटा और CMS इंडिया करप्शन स्टडी के आंकड़ों को डिकोड करने पर पता चला कि देश में भ्रष्टाचार के 99% से ज्यादा मामले या तो रिपोर्ट ही नहीं होते या पकड़े नहीं जाते। सरकारी दफ्तरों के DNA में रिश्वतखोरी इस कदर भरी हुई है कि 10 रुपए से लेकर 10,000 करोड़ तक की रिश्वत चलती है। यही वजह है कि भारत रिश्वतखोरी के मामले में 182 देशों में से 91 नंबर पर है। प्रोफेसर विवेक देबरॉय और लवीश भंडारी की पुस्तक करप्शन इन इंडिया, द DNA एंड RNA के अनुसार भारत में सार्वजनिक अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से लगभग 921 अरब रुपए लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की अर्थशास्त्री डेव कार के अध्ययन के अनुसार 1948 से 2008 के बीच भारत से हुआ अवैध धन प्रवाह सालाना भारत की GDP का लगभग 1.5% रहा है। DNA मित्रों, आम आदमी से रिश्वत वही लोग ले रहे हैं जिनका वेतन आम आदमी द्वारा भरे गए टैक्स के पैसे से आता है। लेकिन लालच का यह वायरस इन्हें इस कदर अपनी चपेट में ले चुका है कि इनका पेट कभी भर ही नहीं पाता। हमारे सिस्टम में रिश्वतखोरी की पैठ कितनी गहरी है, कुछ और आंकड़ों के जरिए अब समझिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अनुमान है कि भारत में ट्रक चालक सालाना 222 करोड़ रुपए जो है वो रिश्वत में देते हैं। सोचिए, 222 करोड़। अगर ट्रकों को रिश्वत के लिए ना रोका जाए तो इनकी उत्पादकता 40% बढ़ सकती है। 2005 के अध्ययन में पाया गया था कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत दी थी। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार 51% नागरिकों ने पिछले 1 वर्ष में रिश्वत दी। करप्शन सर्वे 2024 के अनुसार लगभग 70% भारतीय व्यवसायियों ने कभी ना कभी रिश्वत दी है। DNA मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भ्रष्टाचार तब जाएगा जब बड़ी संख्या में लोग ये महसूस करेंगे कि राष्ट्र उनके लिए नहीं बल्कि वो राष्ट्र के लिए है। मित्रों, कल्पना कीजिए अगर भ्रष्टाचार करने वाले लोग इस कथन को आत्मसात कर लें तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी। अगर भारत में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए तो ये सिर्फ एक नैतिक जीत ही नहीं है बल्कि एक आर्थिक क्रांति होगी, क्योंकि हर साल 2 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए सीधे बचेंगे। ये पैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल, योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकते हैं। मित्रों, भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए तो हमारे देश की GDP ग्रोथ 1 से 2% बढ़ेगी और महंगाई 1% तक कम हो जाएगी। DNA मित्रों, भारत को उन देशों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार को लगभग जड़ से मिटा दिया है। डेनमार्क लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे ईमानदार देश बना हुआ है। फिनलैंड ईमानदारी के मामले में दूसरे नंबर पर है। मित्रों, इस मामले में सिंगापुर एक मिसाल है। एक वक्त पर दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में इसकी गिनती होती थी, लेकिन आज ये दुनिया का तीसरा सबसे ईमानदार देश है। ऐसा नहीं कि भारत में हर सरकारी कर्मचारी, हर ब्यूरोक्रेट करप्ट है, लेकिन यह भी सत्य है ऐसे मुट्ठी भर लोग ही हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो कुर्सी मिलने के बाद देश सेवा की शपथ को भूलकर अपनी पूरी नौकरी रिश्वत देने में लगा लेते हैं। DNA मित्रों, अब हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने 26 साल बाद वर्ल्ड क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के जिन्न को दोबारा बोतल से बाहर निकाल दिया। इस बार भी मैच फिक्सिंग के साथ अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ा है। बस फर्क इतना है कि 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल से दाऊद की डी कंपनी का नाम जुड़ा था और इस बार मैच फिक्सिंग के साथ डॉन लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है। मित्रों, अब तक लॉरेंस बिश्नोई पर बड़े बड़े सितारों को धमकाने, फिरौती और इंटरनेशनल गैंग चलाने के आरोप लगे थे, लेकिन इस बार कनाडा में हुए एक इन्वेस्टिगेशन ने लॉरेंस और मैच फिक्सिंग का कनेक्शन जोड़ा है। मित्रों, कनाडा के राष्ट्रीय ब्रॉडकास्ट चैनल CBC पर एक डॉक्यूमेंट्री में मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कनाडा की जो टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर एक खिलाड़ी को शामिल किया गया था। चैनल की पड़ताल के मुताबिक ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में कनाडा की टीम का कप्तान दिलप्रीत बाजवा था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी दावा किया गया कि दिलप्रीत बाजवा को टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले ही कप्तान बनाया गया। यह दावा इशारा करता है कि कोई ऐसी असामान्य परिस्थिति जरूर बनी थी जिसकी वजह से कनाडा की टीम बदली गई और बाजवा को कप्तान बनाया गया। मित्रों, कनाडा में हुई इस पड़ताल से पैदा हुए आरोप
उन्हीं स्थितियों की तरफ इशारा करते हैं जो आज से 25 या 26 साल पहले मौजूद थी। दाऊद इब्राहिम भी खिलाड़ियों को धमकाकर या उन्हें लालच देकर क्रिकेट मैच या फिर स्पॉट फिक्सिंग कराता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर भी इसी तरह डरा धमकाकर मैच फिक्सिंग कराने के आरोप लगे हैं। मित्रों, कनाडा में की गई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के दूसरे पार्ट में लगे आरोप ये भी बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के किस मैच में फिक्सिंग जैसी कोशिश की गई थी। मित्रों, सीबीसी की पड़ताल में वर्ल्ड कप के दौरान हुए कनाडा और न्यूजीलैंड के मैच को शक की नजर से देखा गया है। इस मैच में कनाडा का कप्तान दिलप्रीत बाजवा बल्लेबाज होने के बावजूद अचानक 5वां ओवर डालने आ गया। इस ओवर की पहली गेंद नो बॉल थी, फिर बाजवा ने एक बड़ी वाइट बॉल डाली। कुल मिलाकर इस एक ओवर में 15 रन पड़े और मैच का रुख न्यूजीलैंड की तरफ मुड़ गया। इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि इस मैच के बाद आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने बाजवा को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाजवा का फोन जब्त किया गया था। सीबीसी की नई पड़ताल से हुए खुलासों पर भी आईसीसी ने संज्ञान लेकर जांच करने की जानकारी सार्वजनिक की है। मित्रों, कनाडाई मीडिया की इस पड़ताल में एक गवाह यानी चश्मदीद भी सामने आया है। हालांकि इस गवाह की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। इन्वेस्टिगेशन में इस गवाह ने बताया गया कि कनाडा की क्रिकेट टीम के एक बड़े खिलाड़ी को लॉरेंस गैंग से धमकी मिली थी। गवाह के मुताबिक ये खिलाड़ी एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी वक्त कुछ लोग आए और इस खिलाड़ी को बाहर ले गए। बाहर ले जाकर इस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा गया था, अगर तुमने टीम में 2 खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। हमारे 2 खिलाड़ियों को किसी भी कीमत पर टीम से बाहर नहीं करना है। अगर ये प्लेइंग 11 से बाहर हुए तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। मित्रों, डराना धमकाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पुराना तरीका है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कनाडा तक लॉरेंस गैंग के गुंडे अपने शिकार को धमकाते रहे हैं। इसी वजह से पड़ताल में शामिल गवाही को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। कनाडाई मीडिया की पड़ताल के ने लॉरेंस गैंग पर मैच फिक्सिंग करने के जो आरोप लगाए हैं उनमें एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। जिस लॉरेंस गैंग को फिरौती से मोटा पैसा हासिल हो जाता है वो आखिर मैच फिक्सिंग के अपराध में क्यों उतरेगा? डीएनए मित्रों, इस सवाल का एक जवाब हो सकता है। कनाडा में क्रिकेट बैटिंग का बड़ा बिजनेस है। कनाडा में खेल पर सट्टा लगाने के बाजार का आकार 1,40,000 करोड़ रुपए का है। इस बाजार का सिर्फ 4% हिस्सा लीगल बैटिंग यानी कानूनी तरीके से शर्त लगाने का है। बाकी सारी बैटिंग गैर कानूनी तरीके से होती है। अगर आप कनाडा में अलग अलग खेलों पर होने वाली बैटिंग का खाका देखेंगे तो आपको क्रिकेट पर बैटिंग से होने वाली कमाई का अंदाजा साफ हो जाएगा। मित्रों, कनाडा के बैटिंग बाजार में सबसे ज्यादा बेट बास्केटबॉल पर लगती है। बास्केटबॉल मैच के नतीजों के नाम पर 29% लोग शर्त लगाते हैं। 13% लोग रग्बी पर बैट लगाना पसंद करते हैं। 9% बेट आइस हॉकी पर लगती है और 8% बेट बेसबॉल पर लगाई जाती है। बाकी बचे 26% लोग अन्य खेलों पर सट्टा लगाते हैं जिनमें क्रिकेट प्रमुख है। अगर हम 20% के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो कनाडा में क्रिकेट पर सालाना 27,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। इतनी बड़ी रकम की वजह से ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर 27,000 करोड़ रुपए के सट्टा बाजार पर है? जिस तरह दाऊद ने क्रिकेट के सट्टे पर अपना सिक्का जमाया था, क्या इसी रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई भी चलना चाहता है? मित्रों, क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम के रोल को लेकर एक लेख लिखा गया था। इस लेख का एक हिस्सा आप पढ़िए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे आखिर क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में अंडरवर्ल्ड की दिलचस्पी क्यों रहती है। मित्रों, इस संपादकीय में लिखा गया था, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के लिए क्रिकेट की सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग एक क्लीन जॉब यानी साफ सुथरा काम होता है। मैच फिक्स कराने के लिए किसी किस्म का खून खराबा नहीं करना पड़ता। बस कुछ खिलाड़ियों को पहचानना होता है, फिर उन्हें लालच या धमकी के जरिए गैंग से जोड़ा जाता है और आसानी से मैच फिक्सिंग हो जाता है। काले इरादे वाले अंडरवर्ल्ड के लिए मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी व्हाइट कॉलर बिजनेस जैसी होती है। मित्रों, जो इस लेख में लिखा गया वो सच भी साबित हुआ। जब जब क्रिकेट में सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग का खुलासा हुआ है, तब यही सामने आया कि खिलाड़ी ने पैसे के लालच में मैच फिक्सिंग की थी। वर्ष 2000 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल की जांच से सामने आया था कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिये ने तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए के लिए यह मैच फिक्सिंग में शामिल होने पर हामी भर दी थी। 26 साल बाद अब दोबारा मैच फिक्सिंग के आरोप सामने आ गए हैं। विदेशी धरती पर हुई इस पड़ताल में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आईसीसी जांच कर रही है। इस जांच के नतीजे बता देंगे कि T20 वर्ल्ड कप में कथित मैच फिक्सिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई था या नहीं। मित्रों, अब जिस खबर का विश्लेषण हम करने वाले हैं उसे हर माता पिता को जरूर देखना चाहिए। आप कई बार अपने बच्चों के लिए बाजार से सबसे चमकदार रंग वाले कपड़े चुनते हैं ताकि वो सुंदर दिखें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपड़ों की यही चमक आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है?
हाल ही में हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि बच्चों के कपड़ों में सीसा यानी लेड और कई खतरनाक केमिकल्स की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई गई। ये फैशनेबल कपड़े धीरे धीरे बच्चों को कैंसर और दिमागी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। सवाल उठता है, क्यों भारत में बिकने वाले कपड़ों की क्वालिटी विदेशों के मुकाबले इतनी खराब है? अमेरिका के इंडियाना स्थित मरियन यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में एक चौंकाने वाली जांच हुई। शोधकर्ताओं ने बाजार में बिकने वाली बच्चों की 11 रंगीन शर्टों का टेस्ट किया और पाया कि इन सभी में लेड की मात्रा 100 ppm के सरकारी सुरक्षा मानक से कहीं ज्यादा थी। दरअसल कपड़ों को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि छोटे बच्चे अक्सर अपने कपड़ों को मुंह में डालते हैं या उन्हें चबाते हैं। ऐसा करने से कपड़ों में मौजूद ये जहरीला सीसा सीधे उनके शरीर के अंदर चला जाता है। इन खतरनाक केमिकल्स की लिस्ट में आपको जानना चाहिए जो बच्चों के कपड़ों में मिले। इसमें लेड यानी सीसा दिमाग और किडनी पर सीधा हमला करता है और इससे बच्चों में भूलने की बीमारी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। नोनिल फेनॉल शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है। ये कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एजोडाई कपड़ों को चटक रंग देने वाला केमिकल त्वचा की गंभीर एलर्जी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। PFA यानी फॉरएवर केमिकल शरीर से कभी बाहर नहीं निकलता, लीवर को खराब करता है, इम्यूनिटी कमजोर कर देता है। डॉक्टरों का मानना है ये एक ऐसा खतरा है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके परिणाम बेहद डरावने। स्लो पॉइजनिंग होती है। स्लो पॉइजनिंग का मतलब है कि धीरे 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 आपके अंदर लेड लेवल है, बॉडी के अंदर क्षमता नहीं होती है एक स्टेज के बाद कि वो लेड को बाहर फेंक सके। और लेड की प्रॉब्लम ये होती है धीरे धीरे क्यूमुलेट होके अनीमिया करेगा, आपके ब्रेन में जाएगा, बच्चों में कॉग्निटिव पावर इम्पेयर करेगा, क्योंकि बच्चे तो ग्रो कर रहे हैं तो उनकी फिजिकली एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। तो ये एक तरह से एक साइलेंट एपिडेमिक चल रहा है। भारत की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। नई दिल्ली की संस्था टॉक्सिस लिंक ने एक डरावनी रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40 बड़े ब्रांड्स के कपड़ों में खतरनाक केमिकल्स मिले हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें नोनिल फेनॉल जैसी केमिकल्स हैं जो यूरोप और अमेरिका में पूरी तरह बैन है। ये रसायन शरीर के हार्मोन बिगाड़ देते हैं और कैंसर की वजह बन सकते हैं। भारत में इनकी मात्रा तय सीमा से 9 गुना ज्यादा पाई गई है। मित्रों, भारतीय कंपनियों का दोहरा रवैया क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। एक तरफ वो कपड़े हैं जो विदेशों में भेजने के लिए बनाए जाते हैं जिनमें कड़े नियमों का पालन होता है। अब सोचिए, ये भारतीय कंपनियों का दोहरा रवैया है। जो विदेश भेज रहे हैं उसमें हर मापदंड देखा जा रहा है, हर नियम कायदे देखे जा रहे हैं, लेकिन भारत के घरेलू बाजार के लिए जो कपड़े बनते हैं उनमें एक जहरीले केमिकल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ निगरानी की कमी है। हैरानी की बात यह है जो कंपनियां विदेशों में माल भेजती हैं वो वहां के सख्त नियमों की वजह से जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन वही कंपनियां भारत के लिए कपड़े बनाते समय क्वालिटी के साथ समझौता करती हैं। यह हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब सवाल यह है कि माता पिता क्या करें? आप अपने बच्चों को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं? इससे बचाव के कुछ आसान तरीके भी आपको बता देते हैं। पहला, हमेशा 100% कॉटन के कपड़े खरीदें। दूसरा, नए कपड़ों को पहनाने से पहले कम से कम 2 बार अच्छी तरह धोएं। तीसरा, रिंकल फ्री या दाग ना लगने वाले कपड़ों से बचें क्योंकि इनमें केमिकल की कोटिंग ज्यादा होती है। और चौथा, बहुत ज्यादा प्रिंट या रबर वाली कोटिंग वाले कपड़ों से परहेज करें। और डीएनए मित्रों, हम आपसे एक वादा और कर रहे हैं, ये जो भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बिल्कुल नियम कायदे के हिसाब से कपड़े बनाकर भेज रही हैं और हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, इनको हम एक्सपोज करेंगे, इनका हम पर्दाफाश करेंगे और डीएनए में करेंगे और जल्द करेंगे। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा, इसलिए जो भी भूमिका मिली है उसे पूरे दिल से निभाइए। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।